बेटा हम बात कर रहे थे इन्नेट इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी हमने बात की थी फिजिकल बैरियर की। अब हमारा जो नेक्स्ट बैरियर है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर नेचर ने कुछ ऐसी फिजियोलॉजी दी। अब सपोज करिए कोई जर्म है, कोई बैक्टीरिया है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर कर जाए तो हमारे स्टमक में कौन सा एसिड है बताओ? HCl है। तो HCl क्या करेगा? दैट विल किल द बैक्टीरिया। तो ये क्या है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। इवन इन आवर सलाइवा एन एंजाइम इज फाउंड दैट इज नोन एज द लाइसोजाइम। तो जो लाइसोजाइम है वो भी बैक्टीरिया को किल कर देता है, राइट। तो ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। या हमारे जो टीयर्स हैं, टीयर्स में भी हमारे लाइसोजाइम पाया जाता है। इट मीन्स इट विल किल बैक्टीरिया। तो आप सोचिए हमारे टीयर्स भी हमें इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। तो दे किल द जर्म्स, पैथोजन व्हेन दे एंटर इन अवर बॉडी, राइट। और जो फोर्थ बैरियर है दैट इज द साइटोकाइन बैरियर। तो जो साइटोकाइन बैरियर ये है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें जो है बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ये देखा गया है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो एक केमिकल रिलीज करती हैं दैट इज नोन एज द इंटरफेरॉन्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रेट अ केमिकल दैट इज नोन एज द इंटरफेरॉन्स। तो वो जो इंटरफेरॉन्स सेल केमिकल है वो बाकी सेल में इन्फेक्शन को नहीं फैलने देता है। इट मीन्स इन्फेक्शन वो लिमिटेड हो गया केवल एक ही सेल के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको बताया इन्नेट इम्यूनिटी, और ये क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है, ये सभी लोगों में पाई जाती है। नेक्स्ट इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है दैट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक। इसमें क्या होगा, आपके अंदर जो इम्यूनिटी आएगी वो किसी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट आएगी, राइट। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करिए आपके अंदर कोई इन्फेक्शन आया। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज आपके अंदर ट्यूबरक्लोसिस का वो आ गया, बैक्टीरिया आ गया, राइट। यू नो कि ट्यूबरक्लोसिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जब वो बैक्टीरिया हमारे अंदर एंट्री करेगा, तो जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। और हमारे ब्लड के अंदर, तो देखिए जब कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो हमारे अंदर वो कुछ केमिकल रिलीज़ करेगा। उस केमिकल को हम कहते हैं एंटीजन्स। क्या कहेंगे? एंटीजन्स। देखिए एंटीजन्स हमारी बॉडी में भी होते हैं, हमारे ब्लड में भी होते हैं, लेकिन जो फॉरेन एंटीजन है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करने का मतलब क्या हुआ? हमारी बॉडी बनाएगी एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन। तो जो पहला रेस्पॉन्स होता है दैट इज नोन एज द प्राइमरी रेस्पॉन्स। और जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का किसी भी फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट वो वीक होता है, राइट। ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट इन्फेक्शन में बच गया पर्सन, तो जो अगर सेकंड टाइम वो पैथोजन अटैक करता है, सेम पैथोजन, तो हमारी बॉडी में उस पैथोजन के अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। तो जो सेकंड रेस्पॉन्स होगा दैट इज नोन एज द सेकेंडरी रेस्पॉन्स, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। और एक बात और ध्यान रखना, इस रेस्पॉन्स को हम एनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स भी कहते हैं। कौन सा? सेकेंडरी रेस्पॉन्स और एनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज एनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स। जनरली क्या होता है, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट वो दो ही ध्यान रखते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्स दैट इज वीक एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स दैट इज स्ट्रॉन्ग। अब क्वेश्चन ये होता है ये रेस्पॉन्स हमारी बॉडी में आता कैसे? तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, जैसे अभी मैंने कहा मोनोसाइट्स, ऑल दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसिकल्स। वाइट ब्लड सेल्स को आप जानते हैं हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, एंड दे आर नोन एज द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो जो WBC हैं दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया, कोई पैथोजन आया, तो उसके अगेंस्ट हमारे अंदर जो बी लिम्फोसाइट हैं
वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती है, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट दे डू नॉट मेक एंटीबॉडीज बट दे हेल्प इन मेकिंग एंटीबॉडीज। तो देखिए सबसे पहले आप एंटीबॉडीज का डायग्राम देखिए। तो ये जो डायग्राम है दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, राइट। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये काफ़ी लंबे हैं तो इनको हम हैवी चेन कहते हैं, राइट। और आप देखिए कि यहाँ इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, क्लियर। और ये दो छोटी चेन है, हम इनको लाइट चेन कहते हैं। तो दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, इसलिए इसका एक फॉर्मूला रख दिया हमने एंटीबॉडी का H2L2। क्या फॉर्मूला हो गया? H2L2, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो एंटीबॉडी हैं, राइट, दे आर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि बी लिम्फोसाइट दे मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज, टी लिम्फोसाइट ओनली हेल्प इन मेकिंग एंटीबॉडीज, and antibodies fight against the foreign antigen, and in this way they protect us from the infection of the pathogen। क्लियर हो गया। और देखिए बिकॉज ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, ये सब ब्लड में हो रहा है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। नेक्स्ट टाइप का जो रेस्पॉन्स होता है दैट इज नोन एज द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड। तो देखिए ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोथ आर द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों कहा? क्योंकि इसको एक पर्सन अपनी लाइफ टाइम में अचीव करता है जब भी उसे कोई इन्फेक्शन होता है, तो ये ध्यान रखना। तो अब मैं बात करूँगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कब होती है हमारे अंदर, और इसमें रोल सिर्फ है टी लिम्फोसाइट का। आजकल आप जानते हैं कि लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट। तो आप सोचिए जब हम किसी से ब्लड भी लेते हैं, किसी बाहर के व्यक्ति का, तो हमें ब्लड मैच करना पड़ता है, क्योंकि अगर ब्लड मैच नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, और ब्लड क्लॉट हो गया तो डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो और हम किसी का ऑर्गन ले रहे हैं तो क्या हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी? ईजिली नहीं करेगी। तो इसलिए जो फॉरेन ऑर्गन को, फॉरेन ग्राफ्ट को हमारी बॉडी जो रिजेक्ट करती है, सो दैट इम्यूनिटी इज नोन एज द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंड दिस इम्यूनिटी हैज़ बीन गिवन टू अस बाय द टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर? तो ये आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी थी उसमें बी और टी लिम्फोसाइट दोनों का रोल था, लेकिन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में किसका रोल है? ओनली टी लिम्फोसाइट का। अच्छा आप देखिए, अभी मैंने कहा कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बाहर के ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है जब हम कोई लेते हैं, तो फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट होना है, तो उसकी बॉडी उस किसी दूसरे के ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लें, इसलिए क्या करते हैं, उसको ऐसी मेडिसिन दिए जाती हैं जिनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट कहते हैं, और वो मेडिसिन उसकी इम्यूनिटी को क्या कर देती हैं? डाउन कर देती हैं, राइट। तो आप देखिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना ही बहुत ही मुश्किल, मतलब रिस्की है। मेरा एक दोस्त था, उसने किडनी ट्रांसप्लांट कराया, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो जिंदा तो रहा, और लेकिन आफ्टर 6 मंथ आई थिंक ही डाइड फ्रॉम अनदर इन्फेक्शन। क्यों उसकी डेथ हो गई? क्योंकि उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दिया गया होगा और उसकी इम्यूनिटी क्या हो चुकी थी? पूरी तरीके से डाउन। क्लियर? चलिए अब देखिए जो इम्यूनिटी है, एक और तरीके से इम्यूनिटी को डिवाइड कर रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है? देखिए जब हमें कोई इन्फेक्शन हुआ और अगर हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बना रही है, तो दैट इज नोन एज द एक्टिव इम्यूनिटी। जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि दैट सपोज हमारे अंदर क्या आ गया, ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हुआ, तो उसके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, सो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल जाती हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो जो फर्स्ट मिल्क होता है
याद है उसका नाम आपको? भूल गए ना? रिवाइज कर लेना बेटा। कुशवाहा जी याद कर लेना, ठीक है। काजल, अदिति ध्यान से पढ़ो, शैली आप सब भूलना नहीं है। तो जो फर्स्ट मिल्क है उसका नाम क्या है? कोलेस्ट्रम। तो उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA। तो वो उसको मतलब बच्चे के अंदर खुद प्रोड्यूस नहीं हो रही है, लेकिन जब माँ उसको मिल्क फीडिंग करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उसको एंटीबॉडीज़ ही मिल गई। और वो एंटीबॉडीज़ जो मिल्क के थ्रू बेबी को मिली है वो उस बच्चे की इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन कर रही है। तो ये किस टाइप की इम्यूनिटी प्राप्त हुई बच्चे को? पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि उसकी बॉडी का तो कोई रोल नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए कि कई बार हमें पैसिव इम्यूनिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। सपोज किसी को सांप ने काट लिया, तो अब इतना टाइम नहीं है कि हम इस बात का वेट करें कि उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, तो उस टाइम उसको रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे दी जाती है। तो ये भी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी। या कोई भी डेडली इन्फेक्शन हो, टिटनेस का इन्फेक्शन हो जाए, तो उस टाइम भी आपने सुना होगा टिटनेस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो वो भी इसको किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो उसको तो टिटनेस का इंजेक्शन भी अपने आप में क्या है? पैसिव इम्यूनिटी, राइट। उसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं। क्लियर? अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब ये क्या होता है? आजकल आप जानते हैं टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, या ओरल पोलियो ड्रॉप दी जाए, दैट इज़ आल्सो वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो प्राइमरी रेस्पॉन्स हमेशा कैसा होता है? वीक होता है, और फिर वो हमारी बॉडी की मेमोरी सेल में सेव हो गया। और अगर वही सेम इन्फेक्शन सेकंड टाइम होता है तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं उस इन्फेक्शन के खिलाफ, तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होता है? उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स का एक और नाम बताया था मैंने, बताओ कौन बताएगा? भूल गए ना? ठीक से तो देखते नहीं वीडियो। उसका नाम है एनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स। क्या नाम है? एनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगेन तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि किसी भी पर्सन के अंदर वीक या इनएक्टिव पैथोजन को एंटर कराया जाता है। उससे क्या होता है कि उसको मतलब उस पर्सन में, सपोज हम किसी बच्चे को वैक्सीन लगवा रहे हैं, टीबी का वैक्सीन BCG, तो उसके अंदर टीबी का जो बैक्टीरिया उसको एंटर कराया गया, लेकिन वो बैक्टीरिया इतना वीक होगा या इनएक्टिव होगा कि वो बच्चे के अंदर बीमारी नहीं कर पाएगा, और बच्चे के अंदर क्या हो गया? उस टीबी डिजीज़ के अगेंस्ट, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई, राइट। तो अगर मान लीजिए तो प्राइमरी रेस्पॉन्स हो गया। अब अगर मान लीजिए कभी रियल में उसको इन्फेक्शन हुआ तो उसकी बॉडी में डायरेक्टली कौन सा रेस्पॉन्स होगा? सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा, क्योंकि प्राइमरी रेस्पॉन्स कब हो गया? जब उसके अंदर हमने वैक्सीनेशन कराया था। क्लियर? तो वैक्सीनेशन हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। पोलियो ड्रॉप, इसीलिए मैंने कहा पोलियो इंडिया से ख़त्म हो गया। तो हमें बच्चों को पैदा होते ही वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठाइए आप। अब देखिए इसी को हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज़ गोइंग ऑन इन ऑल ओवर इंडिया। हेपेटाइटिस बी आपको पता है इनक्यूरेबल डिजीज़ है, तो उसका भी वैक्सीन लगता है और वो बड़ों के भी लगता है, राइट। और आजकल आप देखिए कोरोना के अगेंस्ट भी वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, एड्स के अगेंस्ट भी वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कब सफल हो पाएंगे? और जिस डिज़ीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बन जाती है वो डिज़ीज़ पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाती है। तो देखिए कुछ टेक्निक है वैक्सीन बनाने की। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया एंड ईस्ट। तो वैक्सीन बनाई जाती है इनकी हेल्प से। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस किया गया है ईस्ट की हेल्प से। ईस्ट तो जानते ही होंगे सब, बताओ भाई अंशु, आप बताओ क्या होता है ईस्ट? वेरी गुड अंशु। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट इज़ ए यूनिसेलुलर फंगस, राइट। पढ़िए इसको 11th में, और ये बताइए किस क्लास का मेंबर है। ओके,
तो अब हमारा टॉपिक है